हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। नाइन्थ क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 में आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स क्या हैं, न्यूक्लिक एसिड्स को न्यूक्लिक एसिड्स क्यों कहा जाता है और न्यूक्लिक एसिड्स को किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, किस तरह डिस्कवर किया, इन सब बातों के बारे में आपकी बुक में नहीं कुछ भी डिस्कस नहीं किया गया। लेकिन जो चीज़ आपकी बुक में डिस्कस की गई है उसे शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बता दूँ न्यूक्लिक एसिड्स का, कि ये कैसे डिस्कवर हुए हैं और किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। 1869 में एक साइंटिस्ट था एफ मेशर। उसने क्या किया कि उसने पस सेल्स लिए। पस मतलब जो पीप होती है ना, पीप दानों के अंदर या ज़ख़म के अंदर जो पीप बन जाती है उस पीप को लिया और उसे स्टडी किया तो उसके अंदर उसे वाइट ब्लड सेल्स नज़र आए। अब उस वाइट ब्लड सेल्स के जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर उसे कुछ मटेरियल नज़र आया। अब वो मटेरियल क्या थे इसके बारे में उसे नहीं पता था। तो उसने देखा कि वो मटेरियल ना तो प्रोटीन है, ना तो वो लिपिड्स हैं और ना ही कार्बोहाइड्रेट्स हैं। मतलब जितने भी पुराने बायो मॉलिक्यूल्स डिस्कवर हुए थे उनमें से किसी भी के साथ भी उसका स्ट्रक्चर मैच नहीं कर रहा था उस मटेरियल का। ठीक है, अच्छा। अब वो उसने साथ ये बात भी नोट की कि जो मटेरियल है वो एसिडिक इन नेचर है। तो वहाँ से उसने ये नाम दिया न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियस से डिस्कवर हुए और एसिडिक इन नेचर थे। तो दो वजूहत थी, न्यूक्लिक न्यूक्लिक मतलब न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती हैं और एसिड मतलब एसिडिक इन नेचर हैं। तो उसने जनरल सा नाम दे दिया उस मटेरियल को कि ये न्यूक्लिक एसिड्स हैं, मतलब न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब आते हैं बुक की तरफ। न्यूक्लिक एसिड्स आपकी बुक कहती है जी कि न्यूक्लिक एसिड्स आर कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लिक एसिड्स बनते हैं न्यूक्लियोटाइड्स से और न्यूक्लियोटाइड्स तीन कंपोनेंट्स से बनती हैं। न्यूक्लियोटाइड्स आगे थ्री कंपोनेंट्स, तीन कंपोनेंट्स हैं जिनसे न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। ठीक है, अच्छा। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से बनेगी, इसका मतलब काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड्स इकट्ठे होंगे और सब मिलकर क्या बनाएंगे, न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब न्यूक्लियोटाइड उसको जब हम स्टडी करेंगे उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो तीन कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? पहले नंबर पर आता है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर है। दूसरे नंबर पे है नाइट्रोजिनस बेसिस। नाइट्रोजिनस बेसिस। और तीसरा कंपोनेंट है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप। ये तीन कंपोनेंट्स हैं जिनसे मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनता है। ठीक। अच्छा, पेंटोज, पेंटा का मतलब जहाँ भी आ जाए उसका मतलब 5 होता है। तो पेंटोज शुगर का मतलब ये है कि ये 5 कार्बन वाली शुगर है। कितने कार्बन वाली? 5 कार्बन वाली। कार्बोहाइड्रेट्स वाले चैप्टर जो टॉपिक था उसमें आपको बताया था कि पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। तो अब यहाँ पर सीधे सीधे रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी और इधर भी, ये सारे आपस में जुड़ गए और एक कार्बन यहाँ रिंग के बाहर होता है, H2 और OH। यहाँ पर भी OH और H, OH, H, इधर OH, यहाँ पर H आ गया और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ H होता है। ठीक हो गया। चले, अब ये स्ट्रक्चर आ गया पेंटोज शुगर का। ये कैसे बना है, तो इसके पीछे अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा कार्बोहाइड्रेट्स वाले तो वो आप देख लो। वहाँ आपको ये तफसील से बताया था कि किस तरह ये स्ट्रक्चर बनता है। साथ ही ये भी बताया था कि पेंटोज शुगर की फिर दो टाइप्स हैं। और पेंटोज शुगर, ये जो शुगर बना है, पेंटोज शुगर तो जनरल नाम है ना, इसको कहते हैं राइबोस। क्या कहते हैं? पेंटोज शुगर असल में उसका क्या नाम है? राइबोस नाम है, राइबोस। और साथ ये भी बताया था कि राइबोस में भी फिर दो टाइप्स हैं। यहाँ से पहले आप नंबरिंग दे दो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए। कार्बन नंबर 2 पे अगर OH की बजाय सिर्फ H लगा हो, ऑक्सीजन ना हो, सिर्फ H लगा हो, तो फिर हम इसको कहते हैं डी ऑक्सी राइबोस। क्या कहते हैं? डी ऑक्सी राइबोस। फिर हम उसे नाम देते हैं डी ऑक्सी राइबोस। और अगर OH लगा हो तो फिर वो ऑक्सी राइबोस या फिर सिर्फ राइबोस। तो अब ये जो स्ट्रक्चर बनाया है, यहाँ पर OH है ना, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर किसका है?
राइबोस का है, और अगर सिर्फ H लगा दो कार्बन नंबर 2 पे इधर नीचे, O हटा दो, तो फिर वो क्या होगा, डी ऑक्सी राइबोस। डी का मतलब निकालना, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को निकाल दिया तो फिर वो डी ऑक्सी राइबोस होगा। न्यूक्लिक एसिड्स के आगे दो टाइप्स हैं, आरएनए और डीएनए। तो आरएनए के अंदर, आरएनए को कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें राइबोस होता है, और डीएनए मतलब डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, उसमें ये डी ऑक्सी राइबोस होता है। ठीक हो गया। चले अब नाइट्रोजनस बेसिस की तरफ आ जाते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस की काफ़ी सारी डिटेल है, लेकिन आपकी बुक में ज़्यादा नहीं दिया होगा। थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, क्योंकि जब आगे आप डीएनए का स्ट्रक्चर देखोगे तो उसको समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको कुछ बुनियादी बातें इसके बारे में पता हो। पहली बात यह है कि नाइट्रोजनस बेसिस दो तरह की होती हैं। एक है सिंगल रिंग और दूसरी है डबल रिंग्ड। दो तरह की नाइट्रोजनस बेसिस हैं। ठीक। अच्छा, अब इसके नाम याद कर लो। सिंगल रिंग्ड को हम कहते हैं पायरिमिडीन्स और डबल रिंग को कहते हैं प्यूरिन्स। वैसे नाम याद नहीं करते हो तो तभी ठीक है। नाइट्रोजनस बेसिस डबल रिंग में आती हैं एडेनिन और गुआनिन। रिप्रेजेंट एडेनिन को हम ए से करते हैं और गुआनिन को जी से करते हैं। ये दोनों डबल रिंग है, मतलब इनका जो स्ट्रक्चर होगा उसमें इस तरह की रिंग्स होती हैं, 6 कोनों वाली डबल रिंग्ड, एक 5 वाली और दूसरी 6 वाली। इन दोनों में डबल रिंग होंगी इनके स्ट्रक्चर में। और दूसरी जो सिंगल रिंग है उसमें आता है थायमीन, साइटोसिन और यूरासिल। थायमीन, साइटोसिन और यूरासिल, ये तीनों के तीनों सिंगल रिंग्ड हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब फॉस्फेट ग्रुप असल में इस तरह होता है कि ये फॉस्फोरस लगा हुआ है, साथ डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, यहाँ पर भी OH, इधर भी OH और इधर भी OH। ठीक हो गया। चले, अब तीनों की तीनों कंपोनेंट्स आपको बता दिए कि पेंटोस शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है और फॉस्फेट ग्रुप है। अब इन तीनों को इकट्ठा करके हम न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर बनाएंगे। सबसे पहले आप राइबोस शुगर बनाओ। यहाँ पे ये ऑक्सीजन लगाया, इन कार्बन्स को मैं सिर्फ कोनों से रिप्रेजेंट करूँगा। ये 1 2 3 4 और ये यहाँ पर एक और लगा होगा। ठीक हो गया। ये आ गया स्ट्रक्चर राइबोस का, सब के साथ OH लगा हुआ है, H और OH वो तो आपको पता है। अच्छा, अब होता क्या है कि ये जो कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 1 यहाँ पर OH लगा हुआ है ना, ये OH और नाइट्रोजनस जो बेस है, नाइट्रोजनस बेस, उसके स्ट्रक्चर का H, ये नाइट्रोजनस बेस बना दिया। यहाँ पर नाइट्रोजन होता है और एक नाइट्रोजन इस कोने पर होता है। जनरल स्ट्रक्चर है, वैसे ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इसका स्ट्रक्चर होता है अगर आप फुल बनाओ, लेकिन फिलहाल आप इतने ही देखो। इस नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर लगा होता है H और इस कार्बन पर क्या लगा हुआ है, OH। तो H और OH मिलकर ऑक्सीजन H2O बनाएंगे, वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा वाटर का मॉलिक्यूल, और ये कार्बन सीधा ये बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, इस नाइट्रोजन के साथ। तो मतलब पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 पे कौन सी चीज़ लगी है, नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पर ये बेस अटैच हो गई। ठीक हो गया। अच्छा, कार्बन नंबर 2 3 वो तो सारे उसी तरह, 4 उसी तरह। कार्बन नंबर 5, इस कार्बन के साथ लगा हुआ था OH, ये वाला OH लगा हुआ है, ये OH और इस फॉस्फेट ग्रुप का ये OH, यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप से H रिलीज होगा और कार्बन नंबर 5 के साथ जो OH है, तो OH और H मिलकर क्या बनाएगा, H2O, वाटर रिलीज होगा। ये ऑक्सीजन सीधा बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन के साथ, मतलब इस कोने के साथ यहाँ पर। ठीक है। आगे फिर ऑक्सीजन ने दूसरा बॉन्ड किसके साथ बनाया हुआ है, फॉस्फेट के साथ, फॉस्फेट आ गया। आगे फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन उसी तरह, यहाँ पर भी OH, और सेम यही काम इस तरह होगा। यहाँ पर ये पूरे का पूरा एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब यहाँ पर जो OH लगा है ना, ये वाला OH, इस न्यूक्लियोटाइड के साथ जब दूसरा न्यूक्लियोटाइड अटैच होगा, दूसरा न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ेगा, तो वही काम यहाँ पर रिपीट होगा कि ये OH कार्बन नंबर 3 के साथ, मतलब जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है ना, उसमें भी राइबोस होगा कार्बन नंबर 3। तो ये कार्बन नंबर 3 के साथ ये OH और यहाँ से OH और H रिलीज होगा, वाटर रिलीज हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन फिर सीधा बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, अगले राइबोस के कार्बन नंबर 3 के साथ, इस तरह। ठीक हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये H और OH यहाँ से H2O रिलीज हो जाएगा, ये जो स्ट्रक्चर बना है ना, ये वाला, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते हैं और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स बनाते हैं। समझ आ गई।
अगर वो न्यूक्लिक एसिड डीएनए है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है, तो फिर उसमें डीऑक्सीराइबोज होगा, कार्बन नंबर 2 पे OH नहीं बल्कि सिर्फ H लगा होगा। और अगर RNA है राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो फिर राइबोज लगा होगा, OH वाला लगा होगा। ठीक हो गया, चलिए जी। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को ना आपकी बुक में जस्ट ऐसा दिया हुआ है कि ये राइबोज शुगर है, इस तरह करके यहाँ पर लग दिया नाइट्रोजनस बेस लग गई और इधर अटैच है फॉस्फेट ग्रुप, बस इतना सा दिया हुआ है। तो ये न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में एक राइबोज शुगर है, पेंटोज शुगर या फिर राइबोज शुगर का एक ही बात है, नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ है और फॉस्फेट ग्रुप है। तो ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आखिर में दो टाइप्स थी फिर, एक डीएनए है, डीएनए और दूसरा आरएनए। तो इन पर फिर अलग अलग लेक्चर बनाएंगे क्योंकि काफ़ी सारी डिटेल है, वो फिर इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। एक बार रिवाइज कर लो सारा कुछ कि न्यूक्लिक एसिड्स न्यूक्लियोटाइड से बनती हैं और न्यूक्लियोटाइड्स के तीन कंपोनेंट्स हैं, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप। ये पेंटोज शुगर है जिसको हम राइबोस कहते हैं। अगर पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 2 पे OH लगा है तो फिर उसको राइबोस कहते हैं, और अगर सिर्फ H लगा हुआ है, ऑक्सीजन हटा दिया जाए, तो फिर वो डीऑक्सीराइबोस होगा। डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोस होता है और आरएनए के अंदर राइबोस होता है। नाइट्रोजनस बेसिस दो तरह की होती हैं, डबल रिंग्ड और सिंगल रिंग्ड। सिंगल रिंग में थाइमीन, साइटोसिन और यूरासिल है, डबल रिंग में एडेनिन और गुआनिन है, और फॉस्फेट ग्रुप का ये स्ट्रक्चर है। तो इन सब को जब आप मिलाओगे इस तरह से, बीच में राइबोस शुगर है, राइबोस शुगर के कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजन स्पेस लगा है और कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट ग्रुप लगा है। तो ये सारा न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।